मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4 आपकी द्विघात समीकरण। हम कंप्लीट कर चुके हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। ठीक है, देखो कई विद्यार्थियों की ये समस्या आती है कि समझ में नहीं आता है। भाई बीच में से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे आज हम 4 प्रश्नावली प्रारंभ कर रहे हैं, तो आज से ही आप मेरी क्लास नियमित रूप से लें तो निश्चित तौर पर समझ में आएगा, है ना। और कई विद्यार्थियों की ये परेशानी आई है कि समझ में नहीं आती। देखो आप जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं ना, वो किताब कॉपी खोल के गणित खोल के और ऐसे ही एज ए क्लास में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ा करें। जो लिखाते हैं उनको साथ ही साथ लिखते जाया करें, या वीडियो को रोक के लिख लिया करें, तब समझ में आएगा। देखने देखने से समझ में नहीं आएगा, है ना। तब समझ में आएगा, तब गणित खुला होगा, कौन सा प्रश्न चल रहा है गणित में देखेंगे, किताब में साथ ही साथ लिखते जाएंगे, तब समझ में आएगा, है ना। तो नियमित रूप से प्रत्येक क्लास को देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हमारा आज टॉपिक है द्विघात बहुपद, नहीं सॉरी समीकरण। द्विघात बहुपद नहीं है, समीकरण है। अच्छा, कोई विद्यार्थी मुझे बताएगा कि द्विघात समीकरण की क्या परिभाषा होती है? कोई भी? बिल्कुल ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो वह क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। और जिसकी उच्चतम घात 1 हो वो रैखिक समीकरण, है ना। जो प्रश्नावली नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, वहां क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण थे। दो चर मिलते थे x और y। यहाँ एक ही मिलेगा, x है तो x ही मिलेगा और y है तो y ही मिलेगा। तो ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। तो आप हेडिंग्स लिखें, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण लिखो, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसकी ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो, जिसकी उच्चतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। देख लिया, ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो ax स्क्वायर समझो, पहले बाद में लिखेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे। तो ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब कोई भी द्विघात समीकरण होगा वो इस रूप का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। और b का मतलब क्या है? x का गुणांक। और c का मतलब क्या है? अचर। बात समझ में आई? जैसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ते थे, a का मान क्या होता था? a का मतलब क्या होता था? x का गुणांक। और b का मतलब क्या होता था? y का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि x स्क्वायर के सामने आ रहा है, तो हम प्रश्न में पढ़ेंगे कई बार। तो a का मतलब x स्क्वायर गुणांक, तो b का मतलब x का गुणांक, और c का मतलब अचर भाग। अच्छा, यहाँ a b c क्या हो सकता है? कोई बताएगा मुझे? हाँ, a b c का मतलब क्या है? a b c कैसी संख्याएं हो सकती हैं? a b c कैसी संख्या हो सकती हैं? बोलिए। वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। कैसी होंगी? वास्तविक। परमेय भी हो सकती है, अपरमेय भी हो सकती है। तो परमेय और अपरमेय होंगी तो उनको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक बोलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ ए बी सी का मतलब क्या है? वास्तविक संख्या। देखो अभी लिखना नहीं है, a b व c वास्तविक संख्या है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई? एबीसी का मतलब कोई भी वास्तविक नंबर हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकती है एबीसी की, मतलब एबीसी की जगह पे। यहाँ एक काम करूं, वास्तविक संख्या तो मैं कहता हूं 0 भी क्या है? मेरी वास्तविक संख्या है, बोल सकता हूं ना। 0 क्या होगी? वास्तविक संख्या। तो एक जगह समस्या हो जाती है छोटी सी। देखो
आपका द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा मैं बात कर रहा हूं ए के लिए। आप सोचिए मैंने ए का मान यहां 0 रख दिया। क्या लिख दिया? 0। यहां मैं ए का मान 0 रखूंगा और एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा, अर्थात ये हट जाएगा। 0 को ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। अरे क्या था सामने? ए एक्स स्क्वायर था, ए का मान 0 रखा, ए एक्स स्क्वायर ऐसे था, ए का मान 0 था और 0 का किसी के साथ में गुणा करो तो 0 हो जाएगा और 0 को किसी में जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात ये हट जाएगा। कब? जब ए का मान क्या रखा था? 0 लिखा था। अच्छा अब ये द्विघात समीकरण है? अब है नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अभी हमने क्या लगा था? ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात कितनी हो 2। यहाँ तो 1 है तो ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो कभी भी यदि a का मान 0 हो गया, अच्छा b का हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उच्चतम घात कितनी रहेगी? 2 तब भी रहेगी, है ना? ये है ना, b का मान 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, उच्चतम घात कितनी होगी? 2 होगी, तब भी हम उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। c का मान 0 लग जाएगा तो c हट जाएगा, तब भी उच्चतम घात कितनी रहेगी? तब भी उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। लेकिन a का मान जैसे 0 हो रहा है तो ये हट रहा है, और हट रहा है तो ये क्या बन गया? वो रैखिक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, है ना? इतनी सी बात मैंने सब बताई, वो इसके लिए बताई कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए ये बात बताई। b का मान 0 कोई दिक्कत नहीं है, लो ऐसे कहेगा ना a एक्स स्क्वायर प्लस b है, b का मान 0 लिखोगे तो पूरा पद 0 हो जाएगा। अच्छा अब परिभाषा को लगाओ। मैंने क्या कहा था? ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 है, आज भी इसकी उच्चतम घात नहीं है, तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। हाँ वो हो सकता है b का मान नहीं है, डायरेक्ट क्या है फिर अचर पद है। बात समझ में आई? अच्छा एक और बात, ए बी सी क्या हो सकती है? कोई भी वास्तविक संख्या। अच्छा कोई विद्यार्थी मुझे ये बताएगा क्या रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये द्विघात समीकरण है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, इससे सहमत है कि ये द्विघात समीकरण है? कोई नहीं है? है? अच्छा नहीं वाले बताएं, नहीं वाले है तो वो तो है ही। नहीं वाले कौन है कि कौन बताएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है? कौन कहना चाह रहा है इस बात को? बोलिए। हाँ नहीं है, क्यों नहीं है? कारण सहित बताओ। फंस गए अब, जरूरत अच्छी से हमें भरी हमने। हाँ कारण सहित बताइए, ये द्विघात समीकरण नहीं है तो क्यों नहीं है? बोलिए। नहीं बता? अरे बेवकूफ, मैंने एक दिन बताया था आपको, जब तक बराबर में 0 नहीं होगा तब तक उसे समीकरण नहीं बोल सकते हैं। छोटी छोटी बातें तो बहुत परेशान करती हैं, है ना? छोटी छोटी बातें ही बहुत परेशान करती हैं, और इन छोटी छोटी बातों को कोई नहीं पढ़ाता है। सवाल करना है, अच्छा ये प्रारंभ ना करता, सवाल प्रारंभ करता, डायरेक्ट जाके 4 पॉइंट का सवाल नहीं मतलब है। तब तरीके से पढ़ना है तो तरीके से सभी बातें छोटी छोटी, मैं छोटी छोटी बातें इसीलिए बताता हूँ कि आगे जाके आपको कभी भी समस्या ना आए। ठीक है? क्यों नहीं हो सकता था? अब होगा ये द्विघात समीकरण। अच्छा रूट 2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा है? ए बी सी कैसी है? रूट 2 वास्तविक संख्या में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर में 0 तो कम से कम होना चाहिए। अच्छा जब तक बराबर में 0 नहीं होगा तब तक इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब बात बोलने पड़ेगी, कक्षा 9 में पढ़ाया था, है ना? द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। समझ में आई बात? अभी ये फिलहाल द्विघात बहुपद कह सकते हैं इसको, लेकिन समीकरण कब कहेंगे? तब बराबर में 0 लग जाएगा तब। ठीक है? अच्छा एक और बात, एक और बात, बस एक बात, फिर बात प्रारंभ अपने काम की करेंगे। काम की तो ये भी है, लेकिन एग्जैक्ट काम की करेंगे। मैंने लिखा एक 4x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 3, क्या ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है? ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो इसको नहीं करेंगे? ये द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, आपके कहने का अर्थ यही तो होगा। अच्छा क्यों नहीं है?
कारण से बताओ, बराबर में जीरो क्योंकि बराबर में जीरो नहीं है। अच्छा, अब वो विद्यार्थी याद करेंगे जो इसको समझ रहे थे कि द्विघात बहुपद है। अच्छा, खचूरने को मत लिया है ना कि भाई जी पूछ लिया तो चलो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा, केवल वो हाथ खड़े करेंगे जो इसको द्विघात समीकरण मान रहे हैं। मान रहे हो आप? अच्छा, तो बता सकते हो क्यों है, बताइए आप। अच्छा बताओ, बताओ। नहीं पता तो बोल नहीं सकते हैं। हाँ देखिए इधर, हाँ अब बात समझ में आई ना। देखिए 4x² प्लस 5x, 3 इधर आ सकता है पक्षांतर लोगे, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर द्विघात समीकरण होगा निश्चित तौर पे। इसको भी द्विघात समीकरण बोलेंगे। हाँ कहाँ माइनस है? अच्छा ये प्लस है, इसकी क्या है तो प्लस माइनस हो सकता है ये तो। अच्छा ये क्या कह रहा है, प्लस प्लस की संख्या आएंगी फिर तो मैं ये कहता ABC केवल क्या है पूर्ण संख्या कहता मैं। क्या बोलता? पूर्ण संख्या बोलता ना, प्राकृत संख्या बोल सकता था, जीरो को भी हटा रहे हैं ऐसे। और वास्तविक संख्या को बोला है, वास्तविक संख्या माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा लिखने के लिए किससे कहा है? ये बात लिखने वाली नहीं, जो लिखने वाली बात होगी मैं उसको लिखाऊंगा, पहले समझो। समझ में आई बात? मैं फिर इसको ABC वास्तविक संख्या ना लिखता, मैं लिख देता ABC क्या है प्राकृत संख्या है, उसमें सभी संख्या कैसी होती है प्लस की होती है, ज्यादा जीरो को जुड़ रहे हैं तो पूर्ण संख्या कहते हैं। तो फिर मैं ये क्यों लिखा है वास्तविक संख्या? वास्तविक माइनस की संख्या कैसी होती है वास्तविक में आ जाएंगी, पूर्णांक में आ जाएंगे, पूर्णांक वास्तविक में आ गया, बात समझ में आई? तो माइनस की हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना इसको द्विघात समीकरण ही बोलेंगे क्योंकि इसकी उच्चतम घात नहीं है 2। बराबर पे जीरो नहीं है लेकिन बराबर तो है, हो जाएगा पक्षांतर के बराबर में जीरो, जीरो में क्या है पक्षांतर के बराबर में जीरो कर सकते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आई आएगी ना? हाँ कभी पूछा जाए ये द्विघात समीकरण है तो आप ना कहेंगे नहीं बराबर जीरो नहीं है। आज के बाद में ध्यान रखेंगे इस बात को। तो लिखो, परिभाषा लिख चुके हैं आप? हाँ तो लिखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक इन जनरल, ये ऐसे लिखेंगे व्यापक। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण है बहुपद नहीं है भाई, बहुपद कक्षा 9 में पढ़े थे हमने, आज समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। बारह बोल रहे हैं, लिखा हुआ है लिख सकते हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। कॉमा लेके, कॉमा अल्पविराम लगा के लिखेंगे जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात a नॉट इक्वल टू, ये बात लिखो, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। चाहे ये बोलता a होता है इक्वल, इसको काट दिया तो नॉट इक्वल, बराबर नहीं है, है ना? तो लिख लेंगे a नॉट इक्वल टू 0। पर नीचे की लाइन से लगाएं, चेंज नहीं करनी है, नीचे की लाइन से चेंज नहीं करनी है, नीचे की लाइन से a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं, ये बात भी लिखो साथ में, ये a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं। बोलो इतनी सी बात समझ में आई? अब ना मैं कुछ बातें बताएं द्विघात समीकरण से संबंधित। अच्छा देखिए, अब इनको हल करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक विधि है गुणनखंड विधि, और एक विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, और एक कौन सी है श्रीधराचार्य विधि। जी बिल्कुल, एक गणितज्ञ थे जो भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, है ना, उन्होंने दिया तो उन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम रख दिया था श्रीधराचार्य विधि, अथवा द्विघात सूत्र विधि भी बोलते हैं, है ना। तो हम अक्सर श्रीधराचार्य बोलते हैं, ये हमारे भारतीय थे, हमें प्राउड है, इनमें गर्व है, भारतीय थे। तो देखिए गुणनखंड
आप कक्षा 8 में और कक्षा 9 में पढ़ के आए गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड कक्षा 8 और 9 में पढ़ के आए, बस यहाँ मान निकालना था। 8वीं क्लास में केवल गुणनखंड करके छोड़ देते थे, यहाँ x और y का क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग होता है, सिस्टम से बताएंगे, वहां क्या करना पड़ता है, पूर्ण वर्ग बनाना होता है। पूर्ण वर्ग बनाना होता है, सीधाचार्य एक सूत्र है, इसको विस्तृत से इस प्रश्नावली में इनका अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आप एग्जाम्पल 1 पर पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल 1 में कहा गया है हमसे, देखिए क्लास में इसी प्रकार की शांति बना रखेंगे, बहुत अच्छा लगता है जब आप शांत बैठे रहते हो, शांति बना रखें, बातें नहीं करेंगे कोई भी हो। हाँ, निम्न स्थितियों में निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोला है, केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिलहाल नहीं करना है, उत्तर नहीं निकालना है, केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो एग्जाम्पल 1 का पहला है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। प्रश्न पढ़ रहा हूं, आप गणित में देखेंगे। जॉन तथा जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। इनमें से वे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है ना, 5-5 कंचे खो देते हैं। फिर कहा गया है 5-5, तब अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आप आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। इस स्थिति के लिए आपको गणितीय रूप में व्यक्त करना। क्या था प्रश्न, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं, 45 कंचे थे। अब क्या करते हैं, वो 5-5 कंचे दोनों खो देते हैं। अब जो संख्या बचेगी उनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 124 आएगा। तो देखिएगा, माना जॉन के पास कंचे कितने हैं, x, तो जीवंती नाम है ना, जीवंती के पास कंचे ना, यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, हम एक को x मान लें, दूसरे को क्या मान लें, y मान लें। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे। मानो अच्छा, एक के पास 10 होंगे, मानो अगले के पास कितने होंगे, 35, क्योंकि दोनों के पास कितने हैं, 45 है। एक के पास 20 होंगे तो एक के पास कितने होंगे, 25 होंगे। क्या कर रहे हैं आप, 45 में से घटा देते हो 20 को। इसी प्रकार एक के पास x है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस के, भाई कुल मिलाकर के 45 हैं। एक के पास x है, दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस के x। पूरी बात समझ में आई? अच्छा नहीं आई, देखो दोबारा। मानो एक के पास 30 है और दोनों के पास कितने हैं, 45। एक के पास 30 हो गए तो दूसरे के पास कितने बचेंगे, क्या किया आपने, 45 में से 30 को उठाया तभी तो 15 आया। इसी प्रकार एक के पास कितने हैं, x, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। आप 30 घटा रहे हो, x का मान आ गया 30 की जब x है, एक को x मान रहे हैं, दूसरा कितना हो जाएगा 45 माइनस के। अच्छा, इन दोनों को जोड़ना, x और 45 माइनस के x, ये माइनस का x और प्लस का x कट जाएगा, कितना बचेगा, और समझ में आ गया। हाँ, अब कह रहा है कि 5-5 कंचे दोनों से खो गए गलती से, हाँ गलती से ही गए होंगे। 5 कंचे होने के बाद जॉन के पास कंचे, जॉन के पास कंचे 5, जॉन के पास पहले कितने थे, x, 5 खो दिए तो 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इसी प्रकार 5 कंचे होने के बाद जीवंती के पास कंचे, अच्छा पहले कंचे कितने थे जीवंती के पास में, 45 माइनस 5, आज फिर 2 दिए तो 5 क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 माइनस के x। बोलो बोलो, इतनी सी बात समझ में आई, आगे समझ में नहीं बात। अच्छा ये बात कहता है 5-5 कंचे और मिल गए तो क्या करते थे, जोड़ तो खो रहे हैं तो कम करेंगे। बात समझ में आई? प्रश्नानुसार है,
अच्छा सॉरी सॉरी, आपको ये करनी है। जीवंती के पास कंचे 40 माइनस के x बचेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है कि उनके पास 5-5 कंचे खो जाने के बाद जो संख्या बनती है, क्या बन रही है? एक तो x माइनस के, ये जॉन के पास है, और दूसरे के जवंती के पास कितने हैं? 40 माइनस के। इनका गुणनफल 124 होता है। ये बात प्रश्न में कही गई है। 5-5 कंचे खोने के बाद में जो संख्या बचती है, वो संख्या बचेगी, उनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा? 124। अब देखो, ये गुणा करना स्टार्ट में बढ़ गया है, एक का एक से गुणा करते हैं। तो देखिए x का गुणा इस कोष्टक के साथ करेंगे, तो मैं x का गुणा इस कोष्टक के साथ लिख दूंगा। इस प्रश्नावली में ना ये गुणा कई बार काम आएगा, तो गौर से देखना। x का गुणा इसके साथ में लिख दिया, माइनस के 5 का गुणा इसके साथ में लिख देंगे, 40 माइनस के x बराबर 124। अभी गुणा किया नहीं है, केवल लिख दिया है। x का गुणा इसके साथ में, माइनस के 5 का गुणा इसके साथ में। कई विद्यार्थी गलती करते हैं, यहाँ चिन्ह नहीं लगाते हैं। -5 का तो -5 का चिन्ह लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ आई? अच्छा, x का 40 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40x। प्लस का माइनस से करेंगे तो माइनस, x का x से गुणा करेंगे तो x उसकी, ठीक है। प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, 40 पंजे 200, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, 5 का x से करोगे तो बराबर 124। समझ में आ रहा ना? अरे गुणा किया 40 का x से 40x, x का x उसकी, 5 का 40 से 200 हो जाएगा, 5 का 5 से 5। अच्छा, अब देखिए, हम बहुपद में पढ़ चुके हैं कि पहले उच्चतम घात वाले को लिखते हैं, तो x स्क्वायर आ रहा है पहले हम x स्क्वायर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x। ये माइनस के 200 किया तो माइनस के 124 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। देखिएगा, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x, माइनस के 200 माइनस के 124 कितना हो जाएगा? माइनस के 324 बराबर। अच्छा देखो, यहाँ माइनस अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। माइनस का भाग देने पर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का भागने को हम जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस 324 बराबर, ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। हमको गणितीय रूप में व्यक्त करने को कहा गया। आगे जाके इसी प्रश्न को हल करने की बात की जाएगी, तब क्या करेंगे? हम हल करेंगे, तो इतना अच्छे समझ लो। समझ में आया ना? देखो देखिए, अभी इसका दूसरा, इसमें भी आपको क्या करना है? केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है। दूसरे में कहा गया है कि एक लघु कुटीर उद्योग में, यही है ना? हाँ, ये कहा गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, तो इस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात। देखिए, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुछ, उसका मतलब मान लेंगे x खिलौने निर्मित करता है। देखिए, कुछ भी मान सकते हो, आज भाई मान है, भाई मान, बहुत दिन हो गया माना, डबल नहीं मान सकते, कोई एक सिंबल मानना है आपको, तो हल करना है। हाँ, डब्लू भी मान सकते हैं, है ना? ठीक है, इधर देखो, माना उस दिन, बात है नहीं, उस दिन निर्मित खिलौने, अरे बाई मान लेता हूँ, बाई। हाँ, बाई कितना प्यारा है, मेरा नाम प्रारंभ होता है, ठीक है? अच्छा, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बाई हो गई। अच्छा, खिलौनों की संख्या कितनी हो गई? बाई। अब कहा गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य बताया गया है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, गौर से देखना, क्या कहा गया है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो 55 में से उस दिन कितने निर्मित किए? 22।
तो 55 में से उसमें निर्मित खिलौने y को घटाने पर हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई? आगे इतनी सी बात, 55 में से घटा देंगे संख्या है तो मूल्य प्राप्त होता है, ये बात कही गई है। तो 55 में से हमने भाई को क्या कर दिया, हटा दिया। अब कहा गया है आगे चल करके पेज पलट के कि उस दिन किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। कुल निर्माण लागत कितनी थी? 750। देखिएगा प्रश्नानुसार, मानो मेरे पास 10 खिलौने हैं, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 20 रुपए है, तो कुल कितनी निर्माण लागत हो जाएगी? 200 हो जाएगी। क्या किया आपने? संख्या में और मूल्य में क्या किया? गुणा किया। बस ऐसे यहाँ करेंगे। हमारी संख्या कितनी है? 22 और मूल्य कितना है? 55 माइनस के 22, गुणा तो हो गया, बराबर कितना आएगा? 750। समझ में आ गया? ये खिलौनों की संख्या है और ये प्रत्येक खिलौने का क्या है? मूल्य। तो इनका गुणा कर देंगे। ये पुस्तक का अच्छा जाएगा गुरुजी, गुणा को चिन्ह दिखना रहो। पुस्तक का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। तो देखो y का 55 के साथ में गुणा करेंगे तो 55y माइनस y का y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 750। अभी हाल की बात की पहले y स्क्वायर को लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना y स्क्वायर के साथ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का y स्क्वायर होगा। कईयों क्या करें y स्क्वायर को लिख लेंगे लेकिन माइनस को नहीं लिखेंगे, गलती हो जाएगी। प्लस के 55y ये 750 कराएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का बराबर। ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो भाग दे दो, लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाग देना ही देना है, दे दो आपकी इच्छा है। तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस के 55y प्लस के 750 बराबर 0। देखो समझ में आया ना? देखिए अब पढ़ेंगे हम एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कहा गया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको बताना है जो लिखे हुए हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिएगा क्या है, बोलेंगे या मुझे गलत दिखाएंगे। x माइनस के 2 का होल वर्ग प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। ये है, इसकी जांच करके बतानी हमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए हमको हल करना है ये, और हल करके जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, a माइनस बी का होल वर्ग। तो सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट लगाएंगे। कक्षा 8वीं के विद्यार्थी नहीं हो आप, बड़े हो गए। अच्छा इतने बड़े भी नहीं हुए लेकिन स्टैंडर्ड बढ़ गया आपका, मैं नाम कहूंगा बस। ए स्क्वायर, ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab होता है, अर्थात ab का गुणा करने के बाद में 2 का गुणा और करेंगे। ab का 2 का x से गुणा करें तो 2x और 2 का और करना होगा, कितना हो जाएगा? 4x प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। इतनी सी बात समझ में आई? क्या किया मैंने? a माइनस b के होल वर्ग से बोल दिया। ये सूत्र याद होना चाहिए। a स्क्वायर, a का मान क्या है? x और b का मान क्या है? 2। तो a स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, ab का गुणा करेंगे तो 2x, 2 का और करेंगे तो 4x प्लस b स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। देखिएगा x स्क्वायर माइनस के 4x, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। ये 2x इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस की 3 इधर आएगी तो प्लस की बराबर 0। देखिए x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा? माइनस के 5 और 3 बराबर 0। अब बताइए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है। आपको क्या देखना है? उच्चतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण, अगर नहीं होगा तो क्या लिख देंगे? ये द्विघात समीकरण नहीं है। बोलो बाकी बात समझ में आई? अच्छा अब आपको छोटा सा एक होमवर्क है, सुन लेंगे, सभी सुन लेंगे। होमवर्क है, इसके 4 दिए हुए हैं, बाकी के 3 करने हैं। और पेज पलटो आप 4.1 का पहला सवाल।
यही बोला जा रहा है कि जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो वे सभी आपको करके देखने हैं, नहीं आएगा उसके बारे में कल विचार किया जाएगा। ठीक है, अच्छा समझ में आया ना? आया, समझ में आया है तो जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा ऐसा होता है, मैंने देखा है सब्सक्राइब कर लिया फिर दोबारा सब्सक्राइब करते तो अनसब्सक्राइबर हो जाता है, कृपया ऐसा ना करें, है ना? मैंने देखता हूँ, मैं रोजाना कई दिन सब्सक्राइब बढ़ते हैं उसके साथ में कम हो जाते हैं, तो कई विद्यार्थी गलती कर जाते हैं। मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, है ना? तो जिन्होंने कर रखा है वो ना करें, वो केवल वीडियो को लाइक करें और कमेंट किया करें। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए।